पहले ये रिसर्च जो है आज से 20 साल पहले हुई थी और हर 5 साल के बाद हम इसको रिपीट करते हैं। उस वक्त की जो जेन ज़ी थी आपने उस वक्त से स्टार्ट किया था। तो उस वक्त शायद वो मिलेनियल्स थे और अब जो है वो जिन लोगों को हमने टच किया है इस दफ़ा वाली में वो प्योर जेन ज़ी हैं। पहले जो हम काम करते रहे थे वो ये था कि हम कोई 12 बड़े शहरों के अंदर करते रहे। बट जब एक पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव वो 100-125 बच्चों के सैंपल में जाता हूँ तो एक बिल्कुल डिफरेंट, वही लड़कियाँ हिजाब भी पहनी हुई हैं, नकाब भी की हुई हैं, एंड दे आर ऑल वेरी वेरी मॉडेस्टली ड्रेस्ड। दिस इज द हिजाब एंड दिस हिजाब इज द हेड कवर। मैं एक दिन जुमे की नमाज पढ़ रहा था, एक लड़का आया मेरे पास, वो च्युइंगम खाता हुआ आया और उसके यहाँ पे टैटू बना हुआ था। आपको पता है कि टैटूज आज भी पाकिस्तान में शायद मुश्किल से 1% लोग हैं, टैबूड है बिल्कुल। लेकिन वो आया, उसने च्युइंगम थूकी, नमाज पढ़ी। मैं जजमेंटल बन गया, देखो इसने यार कुल्ली भी नहीं की और नमाज पढ़ी। सो क्या आज की जो जेन ज़ी है हमारी, आर दे पॉलिटिकली मोर एक्टिव? बात यह है कि आज की सोसाइटी ज़्यादा वोकल है, लेकिन उसको शुरू करेंगे आप यहाँ से कि दे आर मोर वेल इन्फॉर्म्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन ज़ी या जेन ज़ी के हवाले से। जेन ज़ी ज़ाहिर है कौन लोग होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी बातें तो हम सीख ही लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन वो क्या सोच रही है, वो क्या करना चाहते हैं, और हम जेन ज़ी ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की जेन ज़ी के हवाले से बात करेंगे। उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो भी जेन ज़ी के ही हों, तो ज़रा उनको भी अपनी इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में ग़ालिबन अगर रिसर्च की फॉर्म में किसी ने इस जनरेशन को सही मानों में समझने की कोशिश की है तो वो यही शख्सियत हैं। क्या इनकी रिसर्च है, कितनी बड़ी ये रिसर्च थी, कहाँ इन्होंने की थी और उसके क्या क्या नताइज निकल कर आए हैं और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ हफीज़ सिद्दीकी, हु इज़ द CEO ऑफ पल्स कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम काशिफ एंड वेलकम टू स्टार्टअप पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, आपको बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड मैं यहाँ पे एक आपको थोड़ी सी वो बताता चलूँ बैकग्राउंड कि इनकी रिसर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पॉडकास्ट से पहले मुझे भी देखने का जो है वो मौका मिला और उससे मुझे फ़ायदा वाकई यही हुआ कि आई कुड बेटर प्रिपेयर फॉर दिस पॉडकास्ट। यानी इसमें बहुत सारी बातें शायद मेरे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो, लेकिन कम से कम आई जस्ट थॉट टू क्रिएट बेटर क्वेश्चंस, इट वाज इंपॉर्टेंट। और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है। कितनी 100 स्लाइड्स बनाई हुई आपने इस रिसर्च की मेरे ख्याल से? मतलब काफ़ी से ज़्यादा बनाई कई हुई है। 100। तो बुनियादी तौर पे तो इसको इस तरह समझ लें कि हमने उसका एक एसेंस बनाया है जो बेसिक की लर्निंग्स हैं, क्योंकि ये एक जैसे आपने बताया कि सबसे पहले ये रिसर्च जो है आज से 20 साल पहले हुई थी। ओके। तो ये और हर 5 साल के बाद हम इसको रिपीट करते यानी हैं। उस वक्त की जो जेन ज़ी थी आपने उस वक्त से स्टार्ट किया? 2008 में भी, फिर 2013 में भी, फिर 2018 में भी और 2000 समझ लें कि अब जाके हमने 23 में की। सही। तो उस वक्त शायद वो मिलेनियल्स थे जो हमने उनको टच किया था, तो और अब जो है वो जिन लोगों को हमने टच किया है इस दफ़ा वाली में वो प्योर जेन ज़ी हैं। राइट। क्योंकि 1996 के बाद के जो लोग हैं इस वक्त उनकी एवरेज एज जो है वो आप समझ लें कि 24-25 साल की है, 22 साल की है, तो इनकी पैदाइश जो है वो 96 की है। बिल्कुल। तो अब जो नेक्स्ट आ रही है वो जेन अल्फ़ा आ रही है। एक अमूमन एक एकेडमिक आप उस पर करें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिलेनियम्स एंड द जेन ज़ी, और इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आपकी आती रही हैं। पहले जो हम काम करते रहे थे वो ये था कि हम कोई 12 बड़े शहरों के अंदर करते रहे, लेकिन एक छोटी सी डायनेमिक्स को पाकिस्तान की ज़रा समझ लेना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स है जिसका हमें पता नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट आप समझ लें कि इस दफ़ा का जो नया सेंसस आया 2023 का, तो उसमें कोई 61% रूरल आबादी है और 39% अर्बन। ठीक। इससे पहले कोई 37% थी, उससे पहले कोई 35-30% थी। लेकिन पाकिस्तान के जो 5 बड़े शहर हैं या 7 बड़े शहर जिनको हम कह लें या 8 बड़े शहर कह लें, ये टोटल पाकिस्तान के मतलब कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा, अगर आप इन सब को मिला लें और एक दो और को मिला लें तो हैदराबाद भी अब इसमें शामिल हो गया है। तो आप इन सब को लें तो ये पाकिस्तान की टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 55% 56% है। सही। तो यही 7-8 शहर तो आपकी यानी 550 शहरों के अंदर आपकी आधी आबादी तो इन 7 शहरों में बैठी हुई है। और इन 7 शहरों के बाद फिर छोटी छोटी आबादी के जिनको शहर उसको कहते हैं जैसे सरकार शहर कहती है, और जैसे सरकार कह दे कि वो शहर नहीं है, वो शहर नहीं है। फॉर एग्जांपल लाहौर की बड़ी क्रिटिकल एग्जांपल है कि जो 2008 वगैरह के अंदर थी उनके पास उनकी कोई 17% आबादी जो है रूरल एरिया में थी। लेकिन जब 2017 वगैरह का सेंसस हुआ तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारी 100% आबादी अर्बन है। सही। तो इस वक्त लाहौर की 100% आबादी अर्बन है, कराची की 100% अर्बन नहीं है। कराची में कोई 5%, 6%, 8% रूरल आबादी है। सही। लेकिन लाहौर की 100% आबादी 100%। ये अलग बात है कि अगर आप बॉर्डर की जानिब चलते चले जाएँ तो आपको आज भी गांव नज़र आएंगे, आपको चीज़ें, लेकिन शायद वो DHA बन गया इसलिए वो अर्बन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक्स है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अर्बन आबादी के अंदर हम जो 12 शहर करते थे वो भी बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता था
इस दफ़ा हम जब 2023 में गए तो हमने अपनी थोड़ी सी अप्रोच को चेंज की और ब्रॉड की और हम 38 सिटीज़ में गए। ओके यानी हम खुशदार में भी गए, हम गवादर में भी गए। और इसमें जाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हर वो जगह जहाँ कोई यूनिवर्सिटी हो उसे ज़रूर कवर करें। अच्छा, एक हम अमूमन चीज़ बताते हैं कि ये जो जैनजी है हम इसको एजुकेटेड जैनजी कहते हैं, हम टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जैनजी नहीं कहते। ओके इसलिए कि इसमें रूरल आबादी नहीं है, इसमें गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं और मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा भी कि आप गूगल खोलें और उस पर आप लिखें पाकिस्तानी यूथ सही उसके ऊपर, और आप जाके पिक्चर्स को, आप इमेजेस को आप हिट कर दें, तो जो आपके पास पिक्चर्स आएंगी वो बताएगी कि पाकिस्तानी यूथ ये है। उसके अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आएंगे, उसके अंदर कोई मॉडर्न सा जैसे कहें कॉन्सर्ट हो रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, बहुत मॉडर्न किस्म के लोग आ रहे होंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस वक्त मैं और आप दाखिल हो रहे थे तो जो चौकीदार दरवाजे पे बैठा हुआ था जो कि हैंड फ्री लगा के गाने सुन रहा था, वो भी जैन जी से ही ताल्लुक़ रखता है। सही उसको हम कभी भी यूथ में शामिल नहीं करते। यूथ का लफ्ज़ जैसे ही इस्तेमाल करते हैं मुझे टी शर्ट और जीन्स पहना देते हैं। कल एक मैं देख रहा था कि कराची के ही शायद NSTP के अंदर जो है वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग के, खुशदार यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आए हुए थे। सही और उनका जो है वो यहाँ पे कोई दौरा था तो NSTP जो है जी जी गए हुए थे। बिल्कुल तो उसके अंदर मैंने वो तस्वीर अपने पास सेव की, उसमें 80% जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, जो कि यूथ हैं, वो सब कुर्ता शलवार पहने हुए थे बिल्कुल ठीक ऐसे है। तो जब हम 38 सिटीज़ में जाते हैं तो एक तो समझ में आने की ज़रूरत है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे वो अर्बन में ही होंगे, रूरल में नहीं होंगे। ठीक है खासतौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो है, क्योंकि हम इसमें फर्स्ट ईयर, मेरी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल्स का मतलब है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर्स, बुकला वगैरह, इन सब को कवर करते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट कहते हैं तो उसके अंदर प्री मेडिकल अलग होता है, प्री इंजीनियरिंग अलग होता है, कंप्यूटर अलग होता है, मतलब हम हर स्कूल ऑफ थॉट को इसमें कवर कर रहे होते हैं। तो हमें इसमें समझ में आता है ये कि जब हम 38 सिटीज़ में गए तो जो रूरल का भी कोई बंदा होगा वो यहाँ पे आके हॉस्टल में रह रहा होगा। तो बुनियादी तौर पे ये 38 सिटीज़ पाकिस्तान की टोटल एजुकेटेड यूथ का रिप्रेजेंटेटिव राइट। तो यानी जो पूरी ये आपकी जो रिसर्च है इसके लिए जो मेन क्राइटेरियाज हैं इज दैट कि हमने अर्बन एरियाज पे फोकस किया है और हमने एजुकेटेड यूथ पे हमारा फोकस है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अभी। और जैसे आप ये कहें कि एक किसी ब्रांड के हवाले से वो 5 मिलियन यूथ जिसको हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि जनाब जिनको हम इश्तिहार में अपने ख्याल में हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो इनकी तादाद कोई 5 मिलियन है, ज़्यादा ही हो सकती है। राइट। तो इनको हमने कवर किया, इसके अंदर हमसे सैंपल साइज काशिफ साहब सैंपल साइज तकरीबन ये कोई 2200 से ऊपर का सैंपल है जो कि बहुत अच्छा सैंपल है। और इसके अंदर जो है वो 60-40 मेल और फीमेल का सैंपल है, यानी मेल 60 है, 40 है। गवर्नमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का भी फ़र्क है, प्राइवेट तकरीबन 40% है, 60% गवर्नमेंट के हैं, उसी रेशो के साथ हैं। इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास अगर 30% है तो सैंपल के अंदर 30% है, और प्रोफेशनल में अगर 5-10% आते हैं तो 5-10% उसके अंदर चले जाते हैं। जबरदस्त। तो इसके अंदर AO लेवल की भी पूरी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, तो वी हैव गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उसके अंदर। तो ये जो ओवर लॉन्ग टर्म रिसर्चेज होती हैं काशिफ साहब, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपको कुछ ट्रेंड्स बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं कि पाकिस्तान का यूथ जो उस वक्त 20 साल का था वो 2023 में ऐसे 2003 में ऐसे सोच रहा था और आज 2023 में वो ऐसे सोच रहा है, 2018 में ऐसे सोच रहा था, 2023 में ऐसे सोच रहा है। अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि मुझे कोई 2-3 मोटी मुख्तसरन अगर आप बातें बता सकें कि अदील ये जो मैं बोलूँगा कि मेरी टॉप लाइन इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं इस रिसर्च के हवाले से कि हमारे यूथ में यहाँ पे ये तगय्युर या ये चेंज आया है, तो वो क्या चीज़ें होंगी आपके लिए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्टेन हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हुई हैं। ठीक। और इसको हमें जैसा सीरियसली समझना पड़ेगा। और मैं थोड़ी सी अगर अपनी बात को थोड़ा सा ब्रॉड करूं तो ये है कि देखें, एक बड़ा फ़र्क है कि 2008 में 17 से 18% लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे। अब 99% जो है वो लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपोजर, आपकी चीज़ें जो है ना वो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ठीक है। मेरा एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, मेरा एक्सेस टू द एंटरटेनमेंट और आज के ज़माने में एक्सेस टू द इंफोटेनमेंट जो है वो मेरा बिल्कुल चेंज हो चुका है इसके अंदर। ठीक है। मिसाल के तौर पे इस वक्त TV ड्रामा जो है वो 60% इंटरनेट पे देखा जाता है और 20-30% जो है वो टेलीविज़न पे देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे। और ये ख़वातीन भी देख रही हैं, चीज़ें भी देख रही हैं। अच्छा, ज़ाहिर बात है जब ये इंफॉर्मेशन और चीज़ें चेंज हुई, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत उसके साथ ना, मेरी चीज़ें जैसे बिखरी हुई होंगी लेकिन आपको ज़रा सा जहन में आती रहती हैं। तो पहली बात तो समझ लेना चाहिए कि हमारा नौजवान वो है जिसको हम दिखाते हैं जेन ज़ी के नाम के ऊपर बड़ा फ्लोरेसेंट कलर्स के साथ बैठा हुआ हो और टेलीविज़न के ऊपर वो आ रहा है और हिप हॉप कल्चर और चीज़ें और ब्रेक डांस कर रहा है और ये सारे सर पे पट्टी बांधा हुआ है। अब देखें, एक चीज़ होती है मॉडर्नाइजेशन और एक चीज़ है वेस्टर्नाइजेशन। ठीक। तो हमारे यहाँ अमूमन जिस चीज़ को हम समझते हैं, जैसे डिजिटल के इश्तिहार आते हैं, जो भी डिजिटल की कोई भी कंपनी है, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे वो
मोबाइल फ़ोन्स की और चीज़ों की, जैसे ही वो डिजिटल की बात करते हैं तो वो वेस्टर्नाइजेशन की जानिब चले जाते हैं, उसके ठीक। ऊपर चले जाते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें बताएं कि भाई पाकिस्तान के 90% ख़वातीन 90-95% आज भी कुर्ता शलवार ही पहनती हैं, और अगर वो नीचे जीन्स पहन रही हैं तो उसके ऊपर लंबा कुर्ता ही पहनती हैं। सही। जिसे आप कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन या Right. कल्चर जिसे आप कहें, उसका कोई फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल हुआ है। इस बात को हम इस तरह जो है वो जो यूथ है हमारी, चाहे वो लड़के हों तो उनमें से 60-70% घर से बाहर कुर्ता शलवार ही पहनते हैं। सही। वो जो है वो टी शर्ट और उसके ऊपर शर्ट जिसके खुले हुए बटन हो, ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में हमें कोई कम नज़र आते हैं। तो वो जो डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल यूथ और डिस्टेंस बिटवीन द परसीव यूथ, मिसाल के तौर पे मैं म्यूज़िक को लेता हूँ। म्यूज़िक की हम जैसे ही बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रॉक म्यूज़िक जो है वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। मैं किसी की पॉडकास्ट भी सुन रहा था, एक एडवर्टाइजमेंट की, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा रॉक म्यूज़िक सुनता है और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, होता यह है कि हमें पता ही चला कि आज भी सबसे ज़्यादा म्यूज़िक सुनी जा रही है वो इंडियन ही सुनी जा रही है। लेकिन जो फ़र्क पड़ा वो इतना डिज़ास्ट्रिक पड़ा कि वो 72 से 30s-50s के अंदर आ गई। और जो Okay. कोक स्टूडियो का जो कमाल है वो ये है कि कोक स्टूडियो ने जस्ट 9% पे जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक हुआ करती थी, आज वो 35 और 40% पे पहुंच गई है। वाह, यानी Frequency हमारी जो change हो फोक म्यूजिक की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, आप फोक म्यूज़िक कहें, जो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है फ्यूजन और मॉडर्नाइजेशन का, जो शायद नुसरत फ़तेह अली खान से शुरू हुआ था। सही। और इट वॉज एट पीक, और लोग जो है उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो इस बात हो कि भाई जो इस फ्यूजन ने जो चीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। जब हम आते हैं तो फिर देखें, जब हम लाइफस्टाइल की करते हैं तो लाइफस्टाइल के एलिमेंट्स होते हैं। लाइफस्टाइल का एक एलिमेंट आपका ड्रेसिंग हो गई। ड्रेसिंग के अंदर इस वक्त भी जो 70-80% मर्द जो है वो कुर्ता शलवार, 60% सही। पहनना पसंद करते हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पहनना पसंद करते हैं। Right. और आप उसके बाद आप चले जाएँ, जो ख़वातीन हैं वो तो पहनती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि 70% लड़कियाँ हेड कवर करके निकलती हैं। ये जो हेड कवर करके, या 70-80%, इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। वो हेड कवर का अपना एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर मतलब मैं आपको घंटों बात कर सकता हूँ। एक बस इसको एग्जांपल दे दूँ कि हमारा ट्रेडिशन था चादर और हमारा ट्रेडिशन था दुपट्टा। सही। जब मैं आपको बताया कि 7%, 17% से जब हम इंटरनेट पे पहुँचते हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, तो एक नई टर्म हमारी सोसाइटी में आई, उसे कहते हैं हिजाब। हिजाब इज़ नॉट द पाकिस्तानी टर्म। राइट। पाकिस्तानी टर्म में दुपट्टा था, पाकिस्तानी टर्म में चादर। हमारे कल्चर में चादर थी। हुआ ये कि अरब कंट्री से इंटरेक्शन के अंदर और चीज़ों के अंदर हमारे पास हिजाब आया, स्कार्फ आया। स्कार्फ की हैंडलिंग एज कम्पेयर विद द दुपट्टा और चादर इज़ मोर कन्वीनियंट। राइट। ठीक है। अच्छा, ये सन ब्लॉकर भी है, इसे आप कवर कर लेते हैं तो बच्चियाँ धूप में निकलती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो उसको कवर करके पहनती हैं, तो वो है। तो ये 70-80% आप जाते हैं मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आप IBA से लेकर लम्स और लम्स से लेकर शायद कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको नज़र ना आता हो, लेकिन हम कराची यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो 90% लोग जो है, बल्कि हमारे बहुत सारे जो थोड़े से लिबरल्स होते हैं वो शिकायत ही, डॉक्टर हुद भाई की शिकायत ही है कि हेड कवर होते हैं सारे के सारे बैठे हुए। तो मतलब दिस इज़ द हिजाब, एंड दिस हिजाब इज़ द हेड कवर। बिल्कुल। आई एम नॉट टेकिंग द टर्म ऑफ द हिजाब, Right. आई एम टेकिंग इट इज़ अ हेड कवर। तो हमारे यहाँ तो मैं एक जगह पास अवार्ड में कहीं बैठा हुआ था, तो वो कोई फिजी हेयर की बात आई, Right. तो उसके अंदर मैंने कहा ये कह दिया तो हमारी कुछ ख़वातीन नाराज़ हो गई, आप तो गलत बात कर रहे हैं। तो मैं कोई बात नंबर की बेस पे बिल्कुल ऐसी। आई थिंक काशिफ साहब, आपकी जो रिसर्च का सुन के मुझे अंदाज़ा हो रहा है, और आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी जानना ज़रूरी है कि अक्सर हम अपने जो सर्कल्स में रहते हैं, तो हम अपने बबल्स में रहते हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया यही है। आई थिंक आपकी ये रिसर्च हमें बता रही है कि इस बबल से बाहर निकलो, और बल्कि मैं आपकी इस बात को सेकेंड ऐसे करूँगा कि आपको अंदाज़ा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वाबस्ता हूँ जो कि बच्चों को विल्डरनेस पे कैंपिंग वगैरह पे लेकर जाती है। पूरे पाकिस्तान से बच्चे वहाँ पर आते हैं, और ये जो आप बात बता रहे हैं, आई कैन सो रिलेट टू दैट कि मैं कल IBA में एक टॉक में गया हुआ था, एंड इट्स अ वेरी लिबरल प्लेस एंड ऑल, और गर्ल्स वर मोस्टली इन पैंट शर्ट्स एंड ऑल। बट जब एक पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव वो 100-125 बच्चों के सैंपल में जाता हूँ, तो एक बिल्कुल डिफरेंट, वही लड़कियाँ हिजाब भी पहनी हुई हैं, नकाब भी की हुई हैं, एंड दे आर ऑल वेरी वेरी मॉडेस्टली ड्रेस्ड। एक और ये कि देखें, हम जब वुमेन, मैं एक और पहले पिछली वाली लाइफस्टाइल पे आ जाऊँ, फिर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये है कि फूड हमारा ना, तो फूड के अंदर जब हम लाइफस्टाइल पे आते हैं तो बिरयानी इज़ द मोस्ट Right. जो है ना। अब आप आ जाएंगे बाहर, तो हम पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं। हाँ। अच्छा, पिज़्ज़ा कौन सा आ रहा है? पिज़्ज़ा भी तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा आ रहा है। मतलब वो पिज़्ज़ा जो इटली वाला है, उसको तो मतलब उसकी आप वो भी देखें, जब तक उसमें मसाले ना पड़े हों, चीज़ें ना पड़ी हों, तो वो तो मसाले हमें, तो वो पिज़्ज़ा भी हमें समझ में नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो पिज़्ज़ा जो है वो जो खाया जा रहा है वो भी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, उसके और भी जो भी नाम होंगे बहुत सारे, Right. उसमें स्पाइसेस हैं, चीज़ें हैं। तो वी आर ट्रेडिशनलिस्ट इन दैट। फिर आप आ जाएँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि ड्रेस के अंदर आ जाएँ, उसके अंदर आ जाएँ, आप वैल्यूज़ के अंदर आ जाएँ जी। तो वैल्यूज़ के अंदर एक और चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा मिसिंग करते हैं चीज़ों में, वो ये है कि हमारे यहाँ कोई एथिज़म नहीं है। हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ मज़हब के साथ एक बॉन्डिंग मौजूद है। Okay. अच्छा, इस बॉन्डिंग को समझने की ज़रूरत है। ये बॉन्डिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म नहीं है,
इसका एक मतलब है, मेरे पास एक दोस्त, एक क्लाइंट आए मेरे पास, यंग से लड़के थे, कोई चीज़ थी, तो मैंने उनको बताया कि देखिए भाई हमारे यहाँ ना लोग कम से कम जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। अब आप देखिए ना, एक आम मस्जिद जिसमें फजर की नमाज में या जोहर की नमाज में मतलब 3 सफ़े होती हैं, जुमे की नमाज में भरे हुए होते हैं, सब टाइम निकाल के जाते हैं ना, सड़क पे लोग बैठे हुए होते क्यों बैठे होते हैं। तो और उसमें यूथ भी होती है, उसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब कुछ ही लोग होते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते, लेकिन ये है कि तो क्या कम से कम जुमे तो हंसने लगे वो 3 लड़के ना। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? कहने लगे काशिफ भाई तीसरा जुमा नहीं छोड़ते। अच्छा, अब ये तीसरे जुमे को आप एक कॉन्सेप्ट कहेंगे यार ये देखो इन्होंने इसको इस्लाम समझ रखा है, ये एक बॉन्डिंग है। राइट। मैं एक दिन जुमे की नमाज पढ़ रहा था, एक लड़का आया मेरे पास, वो च्युइंगम खाता हुआ आया और उसके यहाँ पे टैटू बना हुआ था। आपको पता है कि टैटूज आज भी पाकिस्तान में शायद मुश्किल से 1% लोगों के बने, टैबूड है बिल्कुल। लेकिन वो आया, उसने च्युइंगम थूकी, नमाज। मैंने कहा यार देखो यार, मैं जजमेंटल बन गया। मैं कहा यार देखो इसने यार कुल्ली भी नहीं की और नमाज पढ़ने, लेकिन जब वो चले गए तो वो सुन्नतें पढ़ने खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ये तो मुझसे बेहतर है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ एक बॉन्डिंग मौजूद है। Right. आप उस बॉन्डिंग को आप हिट ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दे आर द रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, दे आर नॉट द रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। उनकी प्रैक्टिसिंग, उनकी एक बॉन्डिंग है, उनकी रिलेशनशिप है, वो उसको छोड़ना और तोड़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। क्या क्या आपकी रिसर्च से जो आपने इन बच्चों की रिलीजियस, बिकॉज ये एक बड़ी हमारे लिए आई थिंक एक मोटिवेशनल सी ये बात है कि ये बच्चे, हमें तो देखें दो बातों की तरफ बताया जाता है ना, या तो ये कौम एथियस्ट हो रही है, यानी बच्चे खुदा के जो कहना चाहिए एग्जिस्टेंस को अब डाउट करने लगे। दूसरी जानिब अब ये हूद भाई जो माइंडसेट वाले लोग हैं वो हमें ये बताते हैं कि जी बच्चे तो एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान इज़ अ गॉन केस ना हो, ये वाली सारी बातें। बट डू यू थिंक ये बच्चे जो अब जेन जी जनरेशन हमारी है, जो जी जनरेशन है, आर दे मोर इंक्लूसिव व्हेन इट कम्स टू रिलीजन? देखिए वो उनके उनके अपने कॉन्सेप्ट हैं उनके। आप देखें ना टीवी के, आप ऑनलाइन जो है वो देखें, एक इसको आप इस तरह से लें कि कभी हम ये कहते हैं यार कि सोशल मीडिया पे तो 1 मिनट की भी कोई वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी होती है। इसको ना 60 सेकेंड और आप 25 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंदर बना देंगे, 1 मिनट की वीडियो बहुत लंबी होती है। आज की कौम देखती नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। वहीं पर पॉडकास्ट 1 घंटे की सुन रहे हैं। अच्छा, किसको सुना जा रहा है? जाकिर नाइक किसको सुना जा रहा है? डॉक्टर इसरार अहमद को सुना जा रहा है। आप इस देखें ना कि पूरा का पूरा ये मदनी चैनल है, मदनी चैनल के ऊपर भी कोई ना कोई चीज़ें आ रही होती हैं। इलियास कादरी साहब की आ रही होती है। हर स्कूल ऑफ थॉट की अपनी अपनी चीज़ें मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक साहब की चीज़ें मौजूद हैं, और जिस जिसका भी आप नाम लें, इनको कौन सुन रहा है? बिल्कुल। अच्छा, इनका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, कोई ना कोई चीज़ें होंगी जो उनको सुन रहे हैं, इस पर कोई क्रिटिसिज्म है, कोई डिबेट ओपन हो रही है, कोई चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें। और ये इन्फॉर्म चीज़ें हैं, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं इन्फॉर्म ले रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, अपनी राय कायम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कायम कर रहे हैं। एक जिसे आप ये कहें कि एक स्टीरियोटाइप, वो जो पहले होता था ना कि वो फलां का कदम जो है ना उसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, और एक उस्ताद का, अभी कल परसों का जो केस है हमारे यहाँ एक दारुल उलूम का, कि जिसमें एक बच्चे की पिटाई का हुआ, उस पर जो रिएक्शन सोशल मीडिया पे आया है, तो कल उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। अच्छा, मांग ली उन्होंने माफ़ी? जी जी जी। तो उनको माफ़ी मांगनी, बच्चे उस स्टूडेंट को साथ बिठाया और उन्होंने की। तो देखिए समझने की बात यह है कि एक रेवोल्यूशन आ चुका है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे लोग अपनी देखें इसको मैं एक और चीज़ जैसा सेकेंड करता हूँ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअलिज्म नहीं है। पाकिस्तान में आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ फैमिली बॉन्डिंग है। राइट। अच्छा, फैमिली बॉन्डिंग जो है ना, रात का खाना हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रात का खाना फैमिली साथ ही खाती है। सही। अच्छा, वो जो रात का खाना है ना, उसके ऊपर वो जो 1 घंटे की सिटिंग होती है, जिसके अंदर ज़ाहिर अगर आपका बेटा 15-20 साल का हो गया चीज़ें, तो अब वो आपके साथ उस तरीके से नहीं बैठेगा। सही। लेकिन वो रात के खाने पे आके बैठता है, वो आपके साथ बातें करता है। जब हमसे पूछते हैं यार लेजर टाइम एक्टिविटीज़ तुम्हारी क्या हैं, बिल्कुल। तो वो जो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ अपनी बता रहा होता है, उसके अंदर घर वालों के साथ गपशप, दोस्तों के साथ गपशप। सही। अच्छा, ये जो गपशप है इसको समझने की ज़रूरत है। ये गपशप इंटरेक्शन है। अब जैसे हमारी रिसर्च के अंदर 2018 के मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग ये निकल के आया है कि आज का जो नौजवान लड़का है वो अपने बाप के ज़्यादा करीब हो गया है। ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई आपने। जो वो बाप के ज़्यादा करीब हुआ है, वो बेसिकली बाप भी पहले के मुकाबले में ओपन हो गए हैं। सही। अच्छा, ये जो आज के बाप हैं 20-22 साल के लड़के के, ये जनरेशन एक्स के नहीं है, जनरेशन वाई के बाप हैं। बिल्कुल। तो जनरेशन वाई के बाप भी ओपन बाप हैं। ये उससे पहले भाई हमारे वालिद साहब जब आते थे तो हम सांस निकल जाती थी, मगरिब के बाद घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। ठीक है, हम एक खौफ होता था वालिद साहब का। इवन ये था कि वालिद साहब ने कह दिया कि 12 बजे के बाद बाहर रहना आवारगी है, तो हम जो है वो शादियों से छोड़ के आ जाते थे कि बाबा नाराज़ होते हैं। सही। आज हमारे साहबजादे निकलते ही 11-12 बजे के बाद घर से, हम उनको जितना भी मना करें तो वो कहते हैं कि नहीं आज की वैल्यूज़ यही हैं। राइट। तो हम भी ओपन हो गए हैं, बच्चे भी ओपन। बट काशिफ साहब देखिए, फिर वही बात आती है। देखिए जैसे मेरे अपने बेटे हैं, वो मुझे ब्रो भी बोल देते हैं, वो लोग ना ब्रो। अब आपको लेकिन क्या, देखिए मैं तो एक अर्बन एजुकेटेड कॉर्नर में पाकिस्तान के रह रहा हूँ, क्या ये जो आपने बताया कि बच्चे बाप के ज़्यादा करीब हो गए, इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड? देखें, इस चीज़ को समझने की जो सोशल मीडिया की पावर है ना, उसको समझने के लिए हमें 8 फरवरी को जाना पड़ेगा। सही। देखें, उस रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशंस, और उसको एक जो सोसाइटी का डायलेमा है ना, उसको समझना पड़ेगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर किसी एक पार्टी को वोट पड़े, कम पड़े कहीं ज़्यादा पड़े, जिसको भी पड़े,
उस पार्टी का कोई निशान नहीं था, उसकी कोई चीज़ नहीं थी। तो लोगों को किसी गांव के कैसे पता चला, चाहे वो जेनवन हारे चाहे वो फॉर्म 47 से हारे, थोड़ी देर के लिए इसको हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, ठीक है, लेकिन अगर लोगों ने निकल के किसी को 1000 वोट भी डाले तो उसका मतलब है कि एक गाँव के अंदर एक आदमी को अवेयरनेस है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच सकता है। अच्छा, गाँव में सोशल मीडिया का इंटरेक्शन मेरे ख्याल में अर्बन से ज़्यादा है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा है। कराची अर्बन पाकिस्तान के अंदर लोगों की मसरूफियत की रीजनिंग है, वहाँ पे ना मसरूफियत की रीजनिंग है। यानी आपने अगर एक खेत लगा लिया है और उसके बाद फिर आपने पानी दे दिया है तो फिर आप पूरे दिन फारिग हैं, तो फिर आपको कोई इंटरटेनमेंट चाहिए। एक बहुत मतलब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि इतनी बड़ी एक ह्यूमन पावर को जो कि पूरे दिन में 8 घंटे फारिग रहती है, उसे कैसे एंगेज कर सकते हैं किसी दूसरे काम में, ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी का एरिया है। ठीक है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जब आप इसके ऊपर आते हैं तो वो ज़्यादा तो वो इंगेज हैं। हमने एक बहुत पहले एक स्टडी की तो हमें अंदाज़ा ये हुआ कि जो रूरल के लोग थे वो कम्युनिकेशन टूल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे एज़ कम्पेयर विद द अर्बन। फॉर एग्जांपल वो मीट और बाकी जो पहले आते थे कि वो सऊदी अरब बात कर रहे हैं, वो दुबई बात कर रहे हैं, वो कराची बात कर रहे हैं, तो वो उन वाले कम्युनिकेशन टूल्स और जो भी ऐप्स आती थी उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते थे बनस्बत अर्बन पाकिस्तान के। तो ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन की चीज़ है, तो इसने तो पूरा डायलेमा को चेंज कर दिया है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें वहाँ पे भी और यहाँ पे भी ना, देखिए एक और चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं या वैल्यूज़, बाप की इज़्ज़त ख़त्म हो जा रही है। वैल्यूज़ का मतलब है कि बाप की इज़्ज़त है, नहीं बाप की इज़्ज़त ख़त्म नहीं हो रही। माँ की इज़्ज़त ख़त्म हो जा रही है, नहीं बाप की इज़्ज़त भी ख़त्म नहीं हो रही। क्या जिसे कहेंगे फैमिली बॉन्डिंग, भाई बहनों के अंदर ताल्लुकात ख़त्म हो जा रहे हैं, नहीं वो भी नहीं हो रही। बड़ों की इज़्ज़त कम हो जा रही है, नहीं। तो पहले बड़ों की इज़्ज़त ये होती थी उनसे सवाल ना करो, अब बड़ों की इज़्ज़त ये है कि आप उनसे सवाल करते हैं, लेकिन उनके आपसे बदतमीज़ी करते हैं। सवाल करना बदतमीज़ी है, तो ये कॉन्सेप्ट दोनों जानिब से चेंज हुए हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, जाहिर बात है हमारी एक, आप ये कहें कि 50 साल से कम या आप 55 साल से कम उम्र, 55 साल का आदमी बुरा नहीं होता लेकिन ये क्या उसको अगर आप लेके आएंगे तो ये ओपन सोसाइटी है। ठीक, इस सोशल ओपन सोसाइटी में कम्युनिकेशन है, और इस कम्युनिकेशन में दो तरफा है। सिर्फ आज के नौजवान नहीं है, जो वालिदैन है वो भी इसके साथ इसके ऊपर बिलीव करते हैं कम्युनिकेशन पे। दैट्स वाई सोसाइटी इज़ मोर ओपन और टॉकेटिव, बट साइमल्टेनियसली दे आर द ट्रेडिशनलिस्ट। राइट, दे आर ट्रेडिशनलिस्ट। एक जो पॉइंट आता है वो आपने ज़ाहिर है ये 8 फरवरी का जो जिक्र किया कि जिसमें एक पार्टी जिसका कोई निशान भी नहीं था और अगर 234 नशस्तों में इलेक्शन हुए, 234 इलेक्शन सिंबल से वो लड़ रही थी, वो कामयाब हुई। और इसमें कहते ही हैं कि जी जवानों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उस पार्टी की कामयाबी में। सो क्या आज की जो जेन ज़ी है हमारी, आर दे पॉलिटिकली मोर एक्टिव, आर दे पॉलिटिकली मोर वोकल कंपेयर टू द जनरेशन बिफोर देम? देखें, इसको समझने के लिए जरा 10 साल के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक। लेकिन बात यह है कि आज की सोसाइटी ज़्यादा वोकल है, ज़्यादा। देखें, उसको शुरू करेंगे आप यहाँ से कि दे आर मोर वेल इन्फॉर्म्ड। राइट। अच्छा, दे आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स एंड दे आर रिलेटिंग द थिंग्स, कि जो बयानिए, जो नैरेटिव सियासी जमातों ने दिए हैं, क्या वो उनके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब चीज़ें आपके साथ मैच करना शुरू होती हैं तो फिर आपकी कोई पॉपुलैरिटी क्रिएट होती है। ऐसा नहीं होता कि पॉपुलैरिटी जो है वो अचानक से किसी ने टेबल पे या मेज़ पे रख के कोई दे दे। ये नैरेटिव की गेम है। अब नैरेटिव में कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है, वो एक अलग बात है, लेकिन लोग नैरेटिव से अपने आप को रिलेट करते हैं। ठीक। तो जो एक चीज़ ये है कि अच्छा, हर 20-25 साल के बाद चीज़ें, ज़ाहिर बात है, एक मैं जवान हूँगा, आज से 20 साल के बाद मैं एलिमिनेट हो जाऊँगा, राइट, और मैं किसी और चीज़ पे चले जाऊँगा, तो यूथ अपने ज़माने के लोगों के साथ वो करेगी। तो ये जो एक बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच जिसे आप ये कहें, लोगों की इन्फॉर्मेशन होती चली गई, चीज़ें होती चली गई, और आज का यूथ एज़ कम्पेयर विद शायद 50s के अंदर यूथ बहुत पॉलिटिकल था। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो दे वर वेरी पॉलिटिकली, और उनकी थी एंगेजमेंट थी। यानी कि हम किताबों में पढ़ते हैं कोई पोस्टर लग जाए तो पोस्टर के ऊपर रश लग जाता था, क्योंकि उस ज़माने की कम्युनिकेशन वॉज द पोस्टर। और वो पोस्टर आज के ज़माने में कहते हैं बस नज़र डाल के 2 जुमलों में चले जाओ, वो पूरे पैराग्राफ लिखे हुए होते थे उस ज़माने के पोस्टर्स में। तो वो पोस्टर्स के नाम पे फिर हमारे ज़ाहिर बात है 83 में जब हमारी स्टूडेंट उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी, तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है 25 साल का एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, जिसके अंदर आप एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंदर रहे। फिर गुज़श्ता 10 सालों के अंदर एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर नेशनल लेवल के ऊपर जब वेव क्रिएट हुई, तो उसका इम्पैक्ट यूथ के ऊपर भी गया। और ये यूथ आर मोर स्ट्रॉन्ग, मोर एजुकेटेड, मोर इन्फॉर्म्ड। फेसबुक है, यूट्यूब है, दे आर, मतलब उन तक नैरेटिव पहुंचना मुश्किल नहीं है। पहले नैरेटिव पहुंचने के सिर्फ अखबार था। जब अखबार ही आपके पाबंदियों का शिकार हो तो आप तक कोई चीज़ ही नहीं पहुंच रही थी। बिल्कुल। तो अब तो आपके पास, जैसे वो कहते हैं ना, वो सेल्फ जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अपने पॉजिटिव्स हैं, इसके अपने नेगेटिव्स हैं। तो ये सेल्फ जर्नलिज्म के अंदर हर आदमी इस वक्त बुकरात है, हर आदमी इस वक्त जो है वो अल्लामा है, और आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग भी मिले जो बस लिखते अच्छा है अल्फाज, लेकिन उनकी कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती।
तो इस चीज़ ने एक बड़ा डायलेमा चेंज किया है और उसने ज़ाहिर बात है वो यूथ को पैक डाला है। आप चाहे वो भी लाहौर के इंसिडेंट्स को देखें, आप 8 फरवरी को देखें, तो ज़ाहिर बात है यूथ आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड दे प्लेड अ वाइटल रोल। जस्ट लाइक मैं उसको इस तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन जिस वक्त पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो 47 में एक्टिव थे, वो 50s में एक्टिव थे, वो 60s में एक्टिव थे, 80s में एक्टिव थे। तो 80s में एक्टिव जो स्टूडेंट्स था उसकी अपनी एक पॉलिटिकल जैसे कहें कि वो हुआ करती थी, लाइक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन चीज़ें हैं। और वो मतलब हमें आज भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स उस ज़माने के हैं जी बिल्कुल, तो इसलिए है कि वो उन्होंने एक और वो ज़्यादा अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर विद राइट। आफ्टर। सो मैं जब आपकी ये बात सुनता हूँ तो मुझे तो पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी जमातें बिल्कुल आउट ऑफ टच विद रियलिटी नज़र आती हैं कि वो तो शायद जो आपने कहा कि जी आज का जो जेनजी है वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकता है, वो फ़ौरन जाके गूगल सर्च कर लेगा, वो चैट जीपीटी से पूछ लेगा, कुछ भी कर लेगा। सो व्हेन आई लुक अराउंड द पॉलिटिकल सीन इन पाकिस्तान, मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान की शायद इक्का दुक्का के अलावा सारी पार्टियां दे हैव लॉस्ट टच विद जेन ज़ी। बस आप इजाज़त दें तो आगे बढ़ूँ, तो मुझे तो लगता है कि एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में भी यही हो रहा है, ब्रांड की दुनिया में भी यही हो रहा है, ये पॉलिटिक्स की दुनिया में हर एक अपने अपने किसी यूटोपिया में बैठा हुआ है। सही। जैसा आप ये कहें कि मिसाल के तौर पे हमने जेन ज़ी की एक रिसर्च किया, हमने ऑफ शेल्फ रखी, हमने कहा कि भाई इसको, हमारा ख्याल था कि भाई कोई बहुत सारे वो ब्रांड्स और वो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो अपना वो क्लेम करती हैं कि और कि हम जेन ज़ी के बारे में चैम्पियंस हैं, और आप ऑरोरा के अंदर और ब्रांड सिनेरियो में और इधर उधर आप जेन ज़ी की बहुत सारी चीज़ें आप आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, बट उनमें से कोई भी जो है ना उसको लेने को तैयार नहीं है। अच्छा। इसलिए कि वो उनके जो मिथ्स हैं वो उसको चैलेंज कर रहा है उसके अंदर। आज हम उनको ये कहते हैं कि आज का जेन ज़ी जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट है, वो तो उसको वेस्टर्नाइज दिखा रहे हैं, वो जैसे फ्लोरेसेंट कलर पहने वो दिखा रहे हैं। वो आज की एक लड़की को देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारी रिसर्च की बड़ी फाइंडिंग है, उसके अंदर रिसर्च की फाइंडिंग है कि आजकल की नौजवान लड़कियां जो है ना वो अपने ट्रेडिशन से भाग गई हैं। बागी हैं। अच्छा, बागी का मकसद ये है कि वो ये कहती हैं कि यार हम पे गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, हमें बाहर जाने में इंट्रैक्शन में मेल फीमेल के इंट्रैक्शन के ऊपर पाबंदियाँ हैं। एक जानिब तो आप इसे कहेंगे यार ये देखो ये तो रिवायतें टूट रही हैं हमारी, ये तो औरत आज़ाद हो रही है, लेकिन क्या वो अपना ड्रेस चेंज कर दे रही है? क्या वो माँ बाप की तौक़ीर ख़त्म कर दे रही है? नहीं, वो नहीं हो रही। इस बात को समझने की ज़रूरत है। वो उन चीज़ों को क्रैक कर रही है जो हमारे यहाँ ज़बरदस्ती हम पे नाफिज कर दी गई थी किसी ज़माने में। मिसाल के तौर पे क्या मैं एक सवाल करूँ कि एक देखिए हमारी सोसाइटी की ओपननेस के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसे रिलेट करता हूँ। ये जब आफ्टर 9/11 ना एक बहुत बड़ी स्टडी भी गैलप इंटरनेशनल की तरफ से, तकरीबन कोई 50 ममालिक के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर कोई 8000 का सैंपल था, मेल फीमेल का, इससे ज़्यादा का। एक सवाल टिपिकल उस ज़माने में एक सवाल होता था औरत की आज़ादी के हवाले से, क्या औरत को गाड़ी चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए? सही। तो जितनी अरब कंट्रीज़ थी उन अरब कंट्रीज़ में कहा कि नहीं चलानी चाहिए। पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री जिसमें जवाब ये आया कि औरतों को चलानी चाहिए, और मर्द ज़्यादा कह रहे थे औरतों से ज़्यादा। अच्छा क्यों? अच्छा क्यों? अब आप ये कह सकते हैं भाई बेगम जाए अपना काम करके आ जाए, हमें क्या पड़ी है चीज़ें हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, आज की लड़कियां मोटरसाइकिल चला रही हैं, तो क्या हम उन्हें कोई उसके साथ देख रहे हैं? मतलब ये कि कोई हमारे यहाँ मायूब बात समझी जा रही है? हम तो इनकरेज करते हैं यार अच्छी बातें करें। वैसे हमारे एक बड़े मशहूर यूट्यूबर मौलवी साहब ने इस हवाले से बड़ी खौफनाक बात कही थी। उन्होंने कहा था जी ख़वातीन हमारे ट्रेडिशनल अंदाज में मोटरसाइकिल में बैठती हैं, उन्होंने जो एक मैनली अंदाज में मोटरसाइकिल बैठने के ऊपर असल में वो कहते हैं ना वो आइन नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पढ़ना। अब मैं मतलब उसी की अगर मैं एग्जांपल दूं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी है, और प्राइस कंट्रोल कमेटी की हेड एक खातून थी। वाह। और उनका ये था कि और शी वाज, मतलब जितने और उनके लोग थे, शी वाज द हेड ऑफ दैट कमेटी एंड ऑल मेल्स वर रिपोर्टिंग टू हर। कमाल है। और ये किसने किया है? खलीफा हज़रत उमर फारूक ने किया है, और ये मदीने में हुआ है, और नो बॉडी ऑब्जेक्टेड दैट थिंग। बिल्कुल ऐसे। तो इस बात का ना, ये हमारी अपनी एक औरत के बारे में हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट, कल्चरल इशू है, रिलीजन का इससे कोई ताल्लुक, उसका ताल्लुक से नहीं है। तो मैं बताया था कि अब जो लड़कियां अगर ड्राइव कर रही हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, तो नो बॉडी ऑब्जेक्शन। तो इशू है, बस बात को समझने की ज़रूरत ये है कि वो अपने ट्रेडिशन में बैठी हुई हैं, वो उनकी वैल्यूज़ को नहीं तोड़ रही, वो अपने वालिदैन की अतात से बाहर नहीं निकल रही, वो उनकी मोहब्बत से बाहर भी नहीं निकल रही, वो अपना कोई लिबास भी चेंज नहीं कर रही, वो किसी और चीज़ को भी आगे नहीं जा रही। वो बस ये बात कह रही हैं कि वी नीड सम मोर लिबर्टीज़। एंड काशिफ साहब, आपकी जो भी बात आप मुझे बता रहे हैं, जो भी आपकी रेवलेशंस हैं आउट ऑफ दीज नंबर्स, है आप नंबर्स से बात कर रहे हैं, ये कोई आपके ख्याली तखयलाती तो ये सोच नहीं है। हम बात कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें गुजदार भी शामिल है, जिसमें गवादर भी शामिल है, रहीम यार खान भी शामिल है। बात को मैं थोड़ा सा काटूं, लेकिन अगर मैं वो पॉइंट बड़ा अहम है, इसको समझने की जरूरत नहीं। देखिए, जब मैं वर्किंग वुमेन कहता हूं तो आपके जहन में क्या वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट आता है? मेरे जहन में आता है कि कराची के आई चुनरीगढ़ रोड में कोई खातून कुर्ता शलवार बगैर दुपट्टे के किसी बैंक में जा रही होंगी। जी, मतलब फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा बात करेंगे टीचर्स की। ठीक। मैं आपसे कहूँ कि आप कराची यूनिवर्सिटी में आप एंटर हो,
थोड़ी देर के लिए। कराची यूनिवर्सिटी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल मैं इसलिए दूंगा कि दीज आर दी पब्लिक सेक्टर, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है वो कमर्शियल नहीं है। मतलब आप कराची यूनिवर्सिटी में सिल्वर जुबली से तो पहले आपके पास इंग्लिश पढ़ेगा, फिर आपको उर्दू पढ़ेगा, और इस तरह के आपको आर्ट्स के अंदर बंगाली भी आपको आर्ट पढ़ेगा ना, बिल्कुल ऐसी आपको हर एक में लड़कियाँ पढ़ती हुई नजर आएंगी। उसके आप आगे एक बीच में एक एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक क्रॉस करेंगे तो आपको माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, जोलॉजी, बॉटनी, मैरीन जोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे मैथ्स, इन सब के अंदर आपको ख़वातीन मिलेंगी। ये सब साइंसेज हैं, ये सब मॉडर्न साइंसेज हैं। इन सब के अंदर पीछे जो है ना यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, अपने पूरे ट्रेडिशन के साथ पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, लीड कर रही हैं फूड साइंसेज के अंदर। दे आर द साइंटिस्ट, वी नेवर कंसीडर देम एज अ वर्किंग वुमेन। और ये आपके फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, ये आपके तमाम जगहों पे ये बच्चियाँ आगे हैं, ये तमाम आपके मेडिकल टेस्ट के अंदर लड़कियाँ बैठी हुई हैं, चीज़ें बैठी हुई हैं। हम इनको कभी वर्किंग वूमेन और उनको वो रिस्पेक्ट देते ही नहीं। हमारे नज़दीक जो है ना वो वर्किंग वूमेन के नाम पे अब जितने भी सेमिनार देखेंगे और एचआर के नाम पे ख़ास मखलूक बैठी होगी, वो बच्चियाँ कहाँ गई जो कि मतलब आप माइक्रोबायोलॉजी में जाएं, ये सब साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं ना, और मतलब इसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। राइट, इसमें फूड सेफ्टी पे जितना काम खवातीन ने किया हुआ है, मर्दों ने नहीं किया हुआ। वी नेवर रिवील ऑल दिस थिंग्स। बिल्कुल। तो देयर आर सो मैनी एरियाज। हम सिर्फ ना जो जैसे कहेंगे एडवर्टाइजमेंट, मतलब इश्तिहार में भी मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब चाहिए, सही, वो यही कहती है आगे खातून ना। हाँ बिल्कुल ऐसी है। कहने का ये है कि हम जो है ना वो किसी ख़ास जगह पे, हमारा मसला ये है कि हम आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे ना, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और इन लोगों की बात भी आपको बता रहा हूँ कि ये भी किसी यूटोपिया के अंदर फंस गए हैं। Right. और वो एक खास वेस्टर्न अंदाज के अंदर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्नाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल। अवर यूथ आर द मॉडर्न यूथ, इट्स अननेसेसरी दे आर द वेस्टर्न। राइट। एक चीज़ जो और आती है, दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे काश साहब, वो ये है कि इस वक्त जेन ज़ी से जिससे बात करें वो ये बोल रहा होता है जी मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ इस मुल्क को। व्हेन यू कंपेयर इट विद प्रीवियस सर्विस, क्या ये ट्रेंड वैसे ही चलता आ रहा है? मुझे याद है जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में होता था, आई थिंक इफ़ गिवन एन ऑप्शन मोस्ट ऑफ अस वुड हैव चोजन टू गो अब्रॉड, दैट्स अ फैक्ट। आई थिंक 70s से पाकिस्तान में एक लाइन लगी हुई है। क्या आज का नौजवान जो इस वक्त की जेन ज़ी है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स लीविंग पाकिस्तान? देखें, इस बात को भी ना हम किसी एक जुमले में नहीं कर सकते। एक जुमले में तो ये है कि यकीनन बड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान के 72% यूथ कहती है कि अगर मुझे मौका मिला तो बाहर चला जाऊँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको साथ में बताऊँ कि इंडिया की स्टडी भी यही कहती है, वहाँ पे 76% यूथ की सेम बात कहती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। जब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यहाँ के 22% लोग ये वाली बात भी समझते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते इन्हीं में से, तो उनको यही पता है फाइनेंशियल कंडीशन है। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत यह है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी यूथ और वेस्ट की यूथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। अच्छा, उसकी एक वजह यह है कि हमारी यूथ एक रिस्पॉन्सिबल यूथ, हमारे यहाँ इस वक्त एक शादी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि पढ़ने वाले स्टूडेंट में से 35% या तो इंगेज हैं या उनकी शादी हुई हुई है। ओके। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि जिसकी बात पक्की हुई हुई है, जो कि इंगेज है, वो 5-6% जिनकी शादी हुई है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल यूथ। देखिए, 30 साल की उम्र तक पाकिस्तान में एक लड़का जो है वो कम से कम 1 से 2 बच्चों का बाप होता है, और एक लड़की कम से कम 2 से 3 बच्चों की माँ होती है। तो ये जो यूथ है, ये दे आर द रिस्पॉन्सिबल यूथ। जब हमारे यहाँ ये वाली बात कहते हैं कि हम बाहर चले जाएंगे, तो इसका एक मतलब ये होता है कि वो लोग जो हैं वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। वो फॉर द फन और कैरियर डेवलपमेंट की जब आप उनसे पूछते हैं तो उनके जहन में कैरियर डेवलपमेंट इंडिविजुअलिज्म के लिहाज से नहीं होता, उनके लिहाज से फैमिली के लिहाज से होता है। दे नीड टू सपोर्ट द फैमिली। किसी ने बहन की शादी करनी है, किसी ने बाप का साथ देना है, कुछ ऐसा है, चाहे वो आप ये कहें कि अच्छी एफिलेंट सोशल इकोनॉमिक क्लास से भी ताल्लुक़ रखता है, तो उसने भी कहीं ना कहीं अपने फैमिली को सपोर्ट करने की बात करेगा। सही। तो सही बात है, चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ, इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं और चीज़ें हैं। तो हर एक आदमी कहता है यार बाहर मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं बाहर जाके उसको करूँ। इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। सही। इसको एक तो ये है कि यार मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बाहर जाने की बात करते हैं, यकीनन ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ की एक रिस्पॉन्सिबल यूथ है। हमारी यूथ को समझना कि हिप हॉप कल्चर जो कि इश्तिहारों में हमें दिखाई जाती है फ्लोरेसेंट कलर पहने, वो नहीं है। वो उसको घर में अपने बाप का साथ देना है, उसने अपनी माँ का साथ देना है, उसमें घर में कंट्रीब्यूट करना है। देखिए, इन्फ्लेशन इस पर आई हुई है। हमने 2023 के अंदर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट पे हमने काम किया, तो 64% ऑफ द सोसाइटी ये कह रही थी कि दे आर इम्पैक्टेड विद द इन्फ्लेशन। अब वो 74 हो गए, 10% बढ़ गए। अच्छा, इसका एक और मतलब, जब हमने जेन ज़ी में स्टूडेंट से पूछा है तो लोगों ने कहा कि हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट हुए हैं। आपको एग्जांपल दूं मैं बहुत, कि हमने जो पिछली 5 वेव्स की थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेशनरी का सामान आपको हमने, जैसे पहले हमने कहा कि भाई एक ज़माने में हमने कहा यार 500 रुपये दिए जाएँ तो आप क्या खर्चा करेंगे, फिर हमने 2018 में 1000, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई, में 2000 रुपये का। तो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा स्टेशनरी के ऊपर खर्चा आया कि हम स्टेशनरी की चीज़ें खरीद रहे हैं, बाकी चीज़ें कम हो गई, इसलिए कि ये खुद चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि उसने ओवरलैप कर लिया।
तो अब इस पूरे इकोनॉमिकल चैलेंज के अंदर लोग चाहते हैं कि अपने घर वालों को रिलीफ दें। इसको ये फरार का रास्ता इख्तियार करना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इसको समझा जाए। Okay. इसको बात समझना चाहिए कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबल यूथ है, फैमिली वाला आदमी है, उसने अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक, उन्होंने चीज़ें करनी है। सही। तो उसके अंदर जो है ना वो बाहर जाने की बात करते हैं, और उसको आप बहुत नेगेटिव टर्म में भी ले सकते हैं, उसको आप बहुत पॉजिटिव टर्म में भी ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके अंदर दोनों चीज़ें लेकिन सॉरी एक और चीज़ है कि हमने एक और स्टडी की थी बीच के अंदर कि इमिग्रेशन कौन लोग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो हमें ये नज़र ये आया था कि गुज़श्ता 5 सालों में 10 सालों में इमिग्रेशन की वो लेबर ने ज़्यादा की है। ओके, जो एफुलेंट क्लास है उसकी इतनी इमिग्रेशन नहीं है, वो तो सिर्फ 4-5% ही है पूरे उसके अंदर। अगर 100 लोग गए हैं तो उसमें 5 से 6 लोग गए हैं ऐसे, ठीक, बाकी तो लेबर क्लास गई है, अनस्किल्ड वर्कर गया है, कहीं कोई स्किल्ड वर्कर गया है। मतलब जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं। ये फैक्ट्स हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। और जब भी इस तरह की कोई रिसर्च इतने बड़े लेवल पे काशिफ साहब होती है, तो मैंने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, और आपने भी अपनी इस रिसर्च में कोशिश ये की है कि उनको क्लस्टरलाइजेशन के प्रोसेस से नहीं, आप क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं कि दिस इज़ वन ग्रुप ऑफ पीपल जो एक सर्टन उनका, एक तो हम तो जेनजी ओवरऑल एक कंसिडर कर लेते हैं, बट विद इन जेनजी भी डिफरेंट कुछ ना कुछ सब क्लस्टर्स होंगे। तो कुछ उस पर अगर आप रोशनी डालें कि आपकी रिसर्च के तौर से क्या क्या वो ग्रुप्स निकल कर आए हैं। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये बड़ी अहम बात है कि वो कहते हैं कि मार्केटिंग में देयर इज 3 E ट्रैप। एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन एंड शुड नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक। देयर इज 3 E ट्रैप। अगर आप चाहेंगे हर आदमी को टारगेट करूंगा, जैसे बचपन में हमारे कोई इश्तिहार आता था, मॉर्विन पिक इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कोई आइसक्रीम आती थी अगर आपको याद हो, तो उसका ये जुमला था कि मॉर्विन पिक इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है। कोई कहता नहीं था कि यार मैं ऐसे किसी लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के नहीं, वो वाकई बहुत महंगी थी वो। ठीक है, हाँ, तो मतलब उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। राइट। तो जब तक कि आपके पास साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन नहीं होगी, सोसाइटी की साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, तो हमने इसके अंदर एक उसका प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एग्री डिसएग्री के कोई 30-35 कोई आप जुमले देते हैं, और जुमलों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, कहीं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, कहीं वो फैमिली नॉन ओरिएंटेड होते हैं, ताकि आपके पास कहीं रिलीजियस होते हैं तो कहीं नॉन रिलीजियस होते हैं। ये एक पूरा एक प्रोसेस है इसके अंदर। Right. और फिर उसको एक SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें रन करते हैं, तो उसमें रन करने के बाद आपके पास सेगमेंट्स बन के आते हैं। पहले फैक्टर्स बनते हैं, Right. और फैक्टर्स के बाद सेगमेंट्स बनते हैं। तो हमारे पास जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो बने वो 3 तरह के सेगमेंट्स बने। इसमें से एक सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा एफुलेंट क्लास है, राइट। और वो जो है वो SEC AB को जैसे इकोनॉमिक क्लास, अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास को प्रेफर कर रहा है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा पढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंगली वो एक बात भी अपनी कहता है कि जो इश्तिहार बनाते हैं मैं उससे रिलेट नहीं करता, मैं उसके साथ रिलेट नहीं करता, वो जो उसमें जो मखलूक दिखाई जाती है मैं उसके साथ नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके जो है वो जो उसके मिशंस हैं, जो उसके एम्बिशंस हैं, उसको वो बाहर जाना, उसके लिए ज़्यादा वो क्लेम नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आसानी है बाहर जाना, तो उसको वो क्लेम नहीं करता, क्योंकि वो बहुत आसानी के साथ बाहर जा सकता है, क्योंकि वो अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का है। दरमियान का जो है वो अच्छा टैक्स हैवी है, बहुत ज़्यादा टैक्स हैवी है। ये जो है फिनटेक जितने भी हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, वो तमाम मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, मोबाइल पेमेंट्स वगैरह ये अच्छा, सारे। लेकिन फैमिली ओरिएंटेड भी है। फिर इसमें कोई भी सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट जो है, अच्छा उसमें ज़्यादातर मेल्स हैं, राइट। दूसरे के अंदर मेल फीमेल बराबर हैं। ये मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस के हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा पढ़ते हैं, ये जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट ज़्यादा हैं, वो पाकिस्तान में रहने को प्रेफर करते हैं। और मतलब ये कि इस तरह के उनके पूरे के पूरे सेगमेंट्स हैं, वो जिसे आप कहेंगे वो ज़्यादा ट्रेडिशनलिस्ट हैं, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, उनके साथ रहते हैं। तीसरा सेगमेंट जो है वो है लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का। ओके। लोअर सोशियो इकोनॉमिक, अच्छा एज ग्रुप भी इनका मिड का है। जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का है वो रेबेलियन है बुनियादी तौर पे, उसके अंदर जो है वो ज़्यादातर लड़कियां हैं भी वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास की, हैं भी वो गवर्नमेंट की। और वो जो रेबेलियस है वो आम जो ट्रेडिशनल, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि वो घर के अंदर मतलब लड़के लड़कियों में ताल्लुकात में कोई ख़राबी नहीं चाहिए, हमें घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए, हमारे घर के ऊपर हम पे गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो इस तरह की बात कर रही हैं। दे आर द रेबेलियस, दे आर द फीमेल्स। और लेकिन वो ये है कि साथ में अगर आप उनकी बाकी लाइफस्टाइल के एलिमेंट्स को उठा के देखें तो वही है जो हमारी सोसाइटी के हैं, उसमें वही कुर्ता शलवार पहन रहे हैं, वही घर से बाहर निकलते हुए हेड कवर कर रहे हैं, वही जो है वो जैसा आप कहें कि उनको ट्रेडिशनल म्यूज़िक ही पसंद है, बिरयानी ही खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा, और तमाम के तमाम जो है वो ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हैं। अच्छा, ज़ाहिर बात है नई है, तो हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल फेस इन पूरे सेगमेंट में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि दे आर मोर ऑन द स्नैपचैट, दे आर मोर ऑन द टिकटॉक। ये सवाल में मुझे आगे आना था, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे जिसे आप ये कहेंगे, देखें अब जो है ना ये एक तरह की ना जिसे कहेंगे ना लेजी जनरेशन भी है ना, कहे कौन लिखे बैठ के। अच्छा, इनकी जो कम्युनिकेशन है वो रोमन उर्दू होती है, चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो ये क्या करते हैं कि ये चाहते ये हैं कि अच्छा ये एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं को बताऊँ, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट ऑन द फेसबुक, ऐसा भी नहीं दे आर नॉट द यूट्यूब, ये इंटरेक्ट नहीं करते उसके ऊपर, ओके, बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं करते, देखते हैं जो अपडेट करते हैं ये स्नैपचैट पे करते हैं। ओके, ये करेंगे अगर आप लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस के हैं तो टिकटॉक पे जाएंगे, अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के हैं तो स्नैपचैट का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो दोस्तों का सर्कल है
उसके अंदर वो आपको ये बता रहे हैं कि मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूँ, राइट, दैट्स ऑल। ठीक है, और जब ये वीडियो या उसके ज़रिए ना लिखने से ज़्यादा बिल्कुल, आपके वीडियो या पिक्चर के ज़रिए वो ये बता रहे हैं कि मैं इस जगह खाना खा रहा हूँ, मैं इस जगह चाय पी रहा हूँ, मतलब उसके अंदर वो क्या करते हैं, बिल्कुल, मैंने गाड़ी 100 की स्पीड से ऊपर कर ली है, तो आप उस स्नैपचैट के आप कंटेंट को देखेंगे ना, इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं है उसका, सही, तो वो ये बताए मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ। सही, तो वो जो है बेसिकली अपनी अवेलेबिलिटी अपने सर्कल ऑफ द फ्रेंड्स के अंदर, वो दे आर नॉट कि वो मेरे तमाम जानने वाले 1000 5000 जो मेरे फेसबुक पे उनको मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, सही, मैं नहीं बताना चाहता। ओके, ठीक है, मैं जो हूँ ना, जो मेरा क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल है, मैं उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करता हूँ और उन तक कम्युनिकेट आई एम क्वाइट सरप्राइज काशिफ साहब कि इसमें इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग नहीं आया। आई थॉट इंस्टाग्राम है वो जो फीमेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में, फीमेल्स के अंदर जो है वो उनकी, अब फिर वही वाले पिक्टोरियल अपनी चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। एक और बात ये है कि शायद इंस्टाग्राम पे कंट्रोल्स ज़्यादा हैं राइट, एज़ कम्पेयर विद मतलब ये कि फेसबुक और उसके ना, आप वहाँ पे भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पे क्योंकि बहरहाल इनसिक्योरिटी ऑफ द साइबर नेट इज़ वेरी हाई कंसर्न ऑलराइट, इन द यूथ, और ख़ासतौर पे फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के तो अंदर, मेरा ख्याल है कि वो लॉग्स और चेक्स जो है ना वो ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मिलते हैं एज़ कम्पेयर विद, लेकिन इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि हर दूसरा लड़का नहीं इस्तेमाल कर रहा। मतलब हमारी सोसाइटी के 30-35% यूथ है जो कि इस पर इंस्टाग्राम पे है, कोई 35-40 ही यूथ है जो कि टिकटॉक पे है। टिकटॉक की अपना एक डायलेमा है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। उसके पॉजिटिव्स भी बहुत हैं, उसके नेगेटिव्स भी बहुत हैं। हर एक के पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन ये है कि शायद उसके नेगेटिव ज़्यादा थे। तो एक बहरहाल टिकटॉक पे अमूमन जो थोड़ी सी एजुकेटेड यूथ होती है वो एम्बेरसमेंट शो करती है कि आई वांट टिकटॉक, वो कि वो टिकटॉक पे होते हैं, लाइक वोटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रम्प एक्चुअली। तो ये इस तरीके की। सही। अब ज़रा सा कुछ बात करते हैं करियर एस्पिरेशंस के हवाले से जेन ज़ी की। यानी हमारा ज़माना था कि कुछ लोग सरकारी नौकरी करना चाहते थे, कुछ लोगों को प्राइवेट नौकरी चाहिए होती थी। हम IBS आए थे तो कुछ 3-4 मल्टीनेशनल्स थी, बस वही हमें काम करना है। क्या आपको लगता है ओवर द ईयर्स इनकी करियर एस्पिरेशंस भी चेंज हुई हैं? अच्छा, हमारी बड़ी हैरत अंगेज चीज़ थी, हमने पूछा आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट जॉब, सही। 60% लोगों ने कहा कि हम सरकारी जॉब। आए हाय, अभी भी अभी भी देखिए, इस बात को मतलब समझने की जरूरत है कि सरकारी जॉब की फैसिलिटीज़ एस्पिरेशन हो बिल्कुल सकता है कि ऐसे। इख्तियार, हाँ। क्योंकि एक और चीज़ ये है कि इस यूथ में एक और चीज़ जो है ना वो उनकी जो डिज़ायर्स में डिज़ायर है वो डिज़ायर ऑफ अथॉरिटी है। सही, अच्छा, दूसरी ये है कि दे आर मोर पॉलिटिकल एक्टिव, दे आर मोर पॉलिटिकल अवेयर। ऐसा हमने कभी माजी में नहीं देखा कि जितने पॉलिटिकल एक्टिविज्म इस दफ़ा आया है उतना पॉलिटिकल एक्टिविज्म कभी भी नहीं आया। राइट, तो अगर आप इसको रिलेट करें, दे आर द मोर पॉलिटिकल एक्टिव, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड, दे वांट द गवर्नमेंट जॉब। ठीक, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, वैसे तो है, लेकिन सब चीज़ों को अगर आप ठीक है, मिलाएंगे तो बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ के साथ उसके अंदर आ जाता है। लेकिन यही यूथ जो है वो करियर के लिहाज से देखें, हम जिसको समझते हैं कि भाई आदमी मार्केटिंग में जाने वाले से 10-12% लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सही, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, देखें हमारे यहाँ एक हिस्टोरिकल में अगर आपको बताऊँ कि मैं जैसे स्ट्रीट लैंग्वेज में एक कीड़ा मौजूद है हमारे यहाँ ना, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और ये हमने कोई 2016-17 में एक नेशनल लेवल का यूथ पे हमने सर्वे किया। सही, उसके अंदर हमें अंदाज़ा वही कि जो लोएस्ट सोशल इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा अपना काम करना चाहते हैं बनिस्बत अपर सोशल इकोनॉमिक क्लासेस के लोगों के। ओके, मिसाल के तौर पे आप बाद दफ़ा जाएं तो एक लड़का किसी पंचर वाले की दुकान पे काम कर रहा होगा और 1.5 साल के बाद वो अपनी दुकान खोले बैठा हुआ होगा। कोई मैकेनिक होगा जो अपनी दुकान क्या छोटा बना हुआ होगा, कुछ अरसे के बाद वो चाय अपनी के दुकान होटल में इससे ज़्यादा कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं होती। अच्छा, देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, अच्छा ये क्या माइंडसेट है ना कि वो जॉब ही क्यों नहीं कर रहा वहाँ पे, राइट, वो एक चीज़ सीख रहा है और हर एक का ये है। अब आप बाद दफ़ा आप ठेले वाले के ऊपर देखते हैं ये ठेले पे क्या लगा के बेच रहा है, इससे क्या आमदनी होगी, लेकिन वो किसी को रिपोर्ट करना नहीं चाहता। तो बाय नेचर हमारी सोसाइटी का यूथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन दे वांट टू रिपोर्ट देमसेल्फ, राइट, दे डोंट वांट टू रिपोर्ट अदर्स। एक तो ये हमारे यहाँ ये चीज़ मौजूद है। एजुकेशन के अंदर सही बात है, फिर आपके पास एक एजुकेशन के ज़रिए आपको एक आपके ऊपर मैं फिर आपसे कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सब मार्केटिंग में नहीं, लेकिन अभी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और टीचिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, कम हुई है। लेकिन यहाँ पे देखें, अभी मैं एक मैड सेम्बल में गया हुआ था तो हमारे कुछ वहाँ पे CEOs खड़े हुए थे, तो वही कह रहे थे कि यार आजकल के नौजवान जो है देर से आते हैं, यूँ करते हैं, फला करते हैं। तो मैंने उसे कहा यार एक तल्ख सी बात है, यार इसको समझने की ज़रूरत है कि यार हमारी जो क्रीम होती है एजुकेशन की वो तो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाती है। जो A+ ग्रेड लेती है इंटर के बाद जो जाते हैं वो तो मेडिकल में, तो उसके बाद जो बच जाता है वो मार्केटिंग में आता है। वो भी अच्छे लोगों के काबिल, ऐसी बात नहीं है कि उनको काबिल नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि वो जिसे आप कहेंगे ओबीडियंट एजुकेटेड चीज़ें, वो तो जो ज़रा आप कहें कि अपने अंदर इन्वॉल्व लोग जो होते हैं वो लोग तो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज भी प्रायोरिटी पे रखते हैं इसके अंदर। ओके, तो लेकिन ये कि आप ये कहें कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा वाव चीज़ है, वो बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लो सोशल इकोनॉमिक क्लासेस में ये चीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विद अपर सोशल इकोनॉमिक। ऑलराइट, ग्रेट। चलें जी, अब ज़रा थोड़ा सा आपने डिजिटल मीडिया के हवाले से तो बात की,
चलें बल्कि ऐसा करते हैं, मैं मीडिया को थोड़ा सा साइड पे करता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव टू रैप अप आवर डिस्कशन एज वेल। कुछ ये जो एक सर्टन एज होती है, इन लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं, कुछ उनके जहन में होता है यार ये मेरा हीरो है, ये मेरा हीरो है, ये फलाना है। ये जनरेशन किन को, क्या इनको कोई पाकिस्तान में अपना रोल मॉडल या हीरो नज़र आ रहा है इनको, या ये दुनिया के बाहर देख रही हैं कि नहीं यार पाकिस्तान में तो कुछ रहा ही नहीं, मेरा रोल मॉडल तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है? देखिए भाई, एक चीज़ देखिए, इस वाली बात को समझना चाहिए कि हमारे और वेस्ट में जो फ़र्क है ना, वो बहुत डिज़ास्ट्रिक है, बहुत फ़र्क है। उसके फ़र्क को इसका समझना चाहिए। देखिए, वहाँ के जो मसाइल हैं और जो हमारे यूथ के मसाइल हैं, और वहाँ की जो सोसाइटी के मसाइल हैं और हमारी सोसाइटी के मसाइल हैं। कल वो फेसबुक पे एक क्लिप आ रही थी, रॉकी एक बहुत मशहूर फिल्म है उनके, उसमें तो उसके अंदर वो एक बंदा जो है, नहीं रॉकी, उनकी सीरीज़ है कोई पुलिस की, उसके अच्छा ओके, तो उसमें वो एक कैरेक्टर आके कहता है कि योर फादर हैज़ डाइड। तो कहने मैं तो 35 साल से अपने वालिद से नहीं मिला। ये उसने, अच्छा यही चीज़ जो है ना वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ के सिंगल फैमिली मसाइल और तमाम मसाइल जो है ना वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। अच्छा, जब हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें आती हैं तो हमारी सोसाइटी में ये वाले मसाइल हमें नज़र नहीं आ रहे होते, ये वाली चीज़ें हमारी बड़ी डिफरेंट होती हैं उसके अंदर। तो जो हमारी यूथ है वो उसकी सोर्स ऑफ एस्पिरेशन और इंस्पिरेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर एंटायरली डिफरेंट। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए कहीं कि हमने सवाल पूछा कि रोल मॉडल क्या है, और ज़ाहिर बात हमने कोशिश की कि भाई उसमें ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर बात है बीइंग अ मुस्लिम आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो उसको थोड़ी देर के लिए उस तकद्दुस को आप एक तरफ कर दें, थोड़ी देर के लिए तो एक आम, तो लड़कों में अपने वालिद और लड़कियों में अपनी वालदा। ओके, लेकिन फिर उसके बाद जो रोल मॉडल है वो कैदी नंबर 804 है। अच्छा ठीक है, ओके, आप चाहे ना चाहे Right, तुमन हाँ। करन, तो कैदी नंबर 804 जो है वो रोल मॉडल है। सही। उस रोल मॉडल को समझने की ज़रूरत है कि वो रोल मॉडल जो है वो जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, ख़ासतौर पे जो हमारा पहला वाला सेगमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हायर एजुकेशन और अच्छा एफ्लुएंट क्लास, वो ज़्यादा उसके साथ खड़ा हुआ है। सही तो वो क्यों खड़ा हुआ है ना, तो बात तो ये है कि वो रिलेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ। सही, वो मतलब है कि इन्फॉर्म्ड है, वो पॉलिटिकली एक्टिव है, वो लोगों से बात करता है, और उसके साथ साथ वो जो देखें बात ये होती है, वो कहता है कि फला ऐसा है, तो कहता है यार वो ऐसा है या नहीं है, हाँ यार ये तो ऐसा ही है। सही है, मतलब मिसाल के तौर पे, क्योंकि एज डिफरेंसेस बहुत हैं, मतलब वो भी सब 72 साल के हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जो कंपटीशन है वो भी उतने साल के बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो जो बात कह रहा है वो इस तरीके से कह रहा है कि यूथ उसको अपने साथ रिलेट कर देती है सही, कि भाई मतलब वो उसकी तो भी कोई औलाद सियासत में नहीं है ना, दूसरों की सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई, तो वो बात रिलेट हो जाती है। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नैरेटिव रिलेट कनेक्ट कर रहा है ना, वो कनेक्ट हाँ, कर वो रहा है, कनेक्शन है, तो उस बिल्कुल, कनेक्शन की yeah. बुनियाद पे कहते हैं हाँ यार ये सही है, Right. तो जो उनका रोल मॉडल बन जाता है वो कैदी नंबर 804 बन जाता है। सही, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। और क्या खेलों की तरफ रुझान बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है? देखें, क्लेम रुझान तो बढ़ा है और हमें सही बातें नज़र आ रहा है कि लोग खेलते ज़्यादा हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन बिलअमूम जैसे कहें कि हमने कहा आप खेलते कितने, तो मेल्स के अंदर 25% ने काम खेलते हैं एक्टिव स्पोर्ट्स और एक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर है, और लड़कियों में कोई 5-10% ने कहा। राइट, अच्छा, इसी तरीके से जो है वो सुबह की वॉक और ये सब जो है ना, तो हेल्थ कॉन्शियस है, जो मिले खा लेते हैं, 80% कहते हैं जो मिले खा लेते हैं। सही, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रही हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के हमारे, लेकिन स्पोर्ट्स आइकॉन में तो तबदीली हुई है इन द लास्ट 5 years और समथिंग। देखें वो तो बिल्कुल आइकॉन में देखें, हमारे यहाँ अक्सर औकात ये होती है, देखें एक ज़माना था कि जो आफरीदी साहब हैं हमारे, ये एक शाहिद icon है, आफरीदी। शाहिद आफरीदी ब्रिलियंट, मतलब ये कि उसको जो डैमेज करना जो है ना वो आसान नहीं था, Yeah. और ज़ाहिर बात है उसने डिकेड्स रूल किया है, मतलब मेरे ख्याल में 15 साल उसने रूल किया है, और उसके बाद अब आके बाबर आजम और दूसरे लोग उसके साथ आए, उसको रिप्लेस किया। मतलब हम माने ना माने, बहुत ट्रेडिशनली हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात होती है और हज़म करना मुश्किल होता है। जैसा मिसाल के तौर पे हुमायूं सईद, पहले शान आते थे, अब हुमायूं सईद आ गए। ओके, अच्छा, एक और कैरेक्टर जो हमारे यहाँ हमेशा किसी न किसी लेवल पे आता रहा है वो है नूरजहां। इंटरेस्टिंग। नूरजहां के गाने जो है वो कहीं ना कहीं एज ए गुलकारा ख़वातीन के अंदर नूरजहां कभी दूसरे नंबर पे, कभी तीसरे नंबर पे, 5% 6%, लेकिन यूथ आज भी उसे रिलेट कर रही है अपने। ओके, तो मैं उसे कहूँगा कि वो पंजाबी गाने, वो ट्रेडिशनल गाने और ट्रेडिशन के साथ चीज़ें हैं, तो वो उनको रिलेट कर रही होती है। सही, तो अंडरस्टैंड हमारी सोसाइटी, अब सोसाइटी के अंदर आप समझेंगे तो देयर सो मैनी, मतलब ये कि जो हमारे परसीव्ड आइडियाज़ हैं जो हमने सोचा हुआ है, मतलब मैं आपसे कहूँ कि रॉक म्यूज़िक सिर्फ 5% लोग सुन रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। अब हम ये कह रहे थे हर आदमी रॉक म्यूज़िक ही सुन रहा है, हर आदमी चीज़ें कर रहा है, तो वैसा नहीं है, नहीं है। ग्रेट, चलें काशिफ साहब, दैट इज़ ग्रेट। आई थिंक इस पूरी टॉक का जो आखिरी बात इन्होंने की ना, वो आई थिंक इस टॉक का मैं कहूँगा पूरी जान थी कि ये हमारे कुछ आइडियाज़ कुछ और होते हैं, वो कहते हैं ना प्री कंसीव नोशन जिन्हें कहा जाता है कि मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। अक्सर मीटिंग्स में ऐसा होता है, कोई सेठ साहब बैठे होते हैं, मेरे ख्याल से बच्चे ऐसे ही सोचते होंगे, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कि आप
आप बिल्कुल ग्राउंड पे जाते हैं और जाके आप जो है वो तफसील से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। काशिफ साहब, सारी बातें हो गई, आखिर में थोड़ा सा ज़रा मैं आपकी जो पल्स कंसल्टेंट कंपनी है, सो आपका नाम अक्सर मुझे मैं टीवी चैनल्स के न्यूज़ में नज़र आ रहा होता है, कुछ इलेक्शन से पहले आप लोग बड़े एक्टिव हुए हुए नज़र आ रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, हम तो ओपिनियंस मालूम कर रहे होते हैं ना, कंज्यूमर ओपिनियंस और कंज्यूमर इंसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं। राइट। तो ये किसी ब्रांड रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड भी हो सकते हैं, और ये ओपिनियंस पॉलिटिकल ओपिनियंस के लिहाज से भी हो सकते हैं। राइट। और पॉलिटिकल ओपिनियंस जो है ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये बड़े चेंजिंग बिहेवियर होता है। हमने इसे बिल्ड होते हुए देखा और हमने इसको डिमोलिश होते हुए देखा। मैं रिसर्च के अंदर जो है वो 99 से हूँ और तकरीबन 25-30 साल हो गए। तो इसके अंदर हमने बहुत सारे इलेक्शंस देखे, बहुत सारे इलेक्शन में चीज़ें बिल्टअप होते हुए देखी, हमने बहुत सारी चीज़ें कम होती हुई देखी। हमने बहुत क्लोजली 2018 को इलेक्शन देखा, हमने उससे पहले के इलेक्शंस को देखा, और अभी 2023 के इलेक्शंस को भी हमने बहुत क्लोजली किया, 24 के, इन तमाम चीज़ों में। तो चीज़ें कैसी बन रही थी, कैसी चीज़ें जा रही थी, ज़रूर पता है। अच्छा, भी दूसरी चीज़ें ये है कि हमारा एक और काम ये होता है कि इन्फ्लेशन की चीज़ें अगर कोई चल रही हैं, पॉपुलैरिटी की चीज़ें चल रही हैं, स्पोर्ट्स कवरेज अगर आ रही है, सोशल इश्यूज़ आपने आए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल जहेज़ के ऊपर हमने एक दफ़ा मालूम किया कि जहेज़ अच्छी बात है या बुरी बात है। तो ख़वातीन की अक्सरियत कहती है कि जहेज़ अच्छी बात है। अच्छा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लोग क्यों कह रहे थे जहेज़ अच्छी बात है। मतलब उसको एक जहेज़ को सिर्फ जहेज़ कह के लानत नहीं दी जा सकती। राइट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी और सोशल डायनेमिक्स को ना। हम किसी जगह बैठ के उसको समझें कि नहीं यार, ये तो बस मैं आज यहाँ से बैठ के सोसाइटी के नॉर्म्स को तब्दील कर दूंगा, और सही। तो वो वैसा नहीं हुआ करता। Right. चीज़ों को मतलब जिसे कहना कनेक्टिविटी के इश्यूज़ जो है ना, वो ख़वातीन में ड्रेसिंग के अंदर, चीज़ों के अंदर हमारे जो है ना, वो एक बहुत बड़े चैलेंज गैप्स हैं। मतलब बोर्ड रूम का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो ब्रांड्स के बोर्ड रूम्स होते हैं किस्म का, और इसी तरीके जो सोशल इश्यूज़ होते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर भी यही मसला होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर 2008 का मैं इलेक्शन को मैं किसी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से देखूँ तो एक लैंडमार्क डिफरेंस था, जिसने कम्युनिकेशन पावर को और चीज़ों को, अगर आपने अच्छी तरीके से 2018 का इलेक्शन, 2023 का इलेक्शन, 24 वाला इलेक्शन, अभी हमारा फरवरी का और हुआ। जिसे एक टर्म इस्तेमाल होती है जियो फेंसिंग, सोशल मीडिया जियो फेंसिंग। ओके। कि ये पूरा काम हुआ है जियो फेंसिंग के कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, कोई साहिवाल की कोई एक टेरिटरी है, तो उसकी चारों तरफ जियो फेंसिंग की गई कि यार यहाँ के लोगों को यही निशान पता चले। वाह। तो इट्स द और इस बात को समझने की, इसको ब्रांड के साथ भी कर सकते हैं, इसको आप किसी और चीज़ के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। काशिफ साहब, जो 2023 का 24 का है, हम पता नहीं क्यों असल में ये इलेक्शन 2023 में ही होना था। आपको पता है पाकिस्तान के आइन की वायलेशन हुई है 2024 में करवाने के लिए, जिसको फिर काजी साहब ने ज़ाहिर एक वो भी लगा दिया था, अपना आशीर्वाद दे दिया था। बट सर 2024 का इलेक्शन, फॉर्म 45 की बात कर रहा हूँ, 47 की बात नहीं कर रहा, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट आए थे? बिल्कुल थे। लेट्स गो बैक, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि मेरा बहुत फेवरेट पॉलिटिक्स, हम सबका बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है। 2018 के इलेक्शन के बारे में अक्सर ये बात की जाती है, और मैं देखता हूँ कि इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है PDM और उनके जो एलाइज हैं, वो ये कहते हैं जी 2018 के इलेक्शन तो हम जीत रहे थे, वहाँ जितवाया गया उनको। कि आपकी ऑन ग्राउंड, आपने 2018 से पहले भी रिसर्च की थी? Pulse Consultant was the first company at that time who predicted that PTI is going to win the election. 2018 इलेक्शन आपने प्रेडिक्ट किया था PTI जीत जाएगी। We were the Jio, और हमने Jio पे, we were the only one। और Jio को बोल दिया आपने ये? वो मान गए वो? नहीं आई थी उन्होंने। मतलब देखिए, मैं Jio के साथ बहुत क्लोजली हमने काम किया है। राइट। Jio never intervene in any result। जो रिजल्ट आया उन्होंने हमें बताया, कभी एक भी किसी चीज़ को उन्होंने हमें डिक्टेट नहीं किया, इसके एक पॉइंट को आप 0.5 को 1 कर दें। बिकॉज मुझे याद है कि एक और कंपनी जो बड़ी मशहूर ग्लोबल कंपनी के नाम से ऑपरेट करती है, दे प्रेडिक्टेड दैट नून लीग इज गोइंग टू विन दैट इलेक्शन। लेकिन अब उसको समझने की जरूरत है, 2018 में नेक टू नेक फाइट सही। थी। और इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिकल, अगर मैं आप मुझसे थोड़ा सा जुमला मुतरज़ा वाली बात है, वो ये है कि उस वक्त एक ब्लू वाइट बॉयल था और कुछ लोग महकमे ज़राअत के अंडर प्रेशर थे। ठीक है। तो जो लोग महकमे ज़राअत के अंडर प्रेशर, अच्छा उससे पहले ये, इसको आप कहानी 2018 से ना शुरू करें, इसको आप कहानी लेके जाएं 2008 से। बिल्कुल ऐसे। और 2008 से भी 3 साल पहले, जिस वक्त आपके लाहौर और कराची वगैरह में जलसे हुए थे। सही है। मैं आपसे 2 मिनट लूँगा। देखें, जिस वक्त वो जलसे हुए PTI के, जो बहुत पॉपुलर जलसे थे, उस वक्त PMLN बैठी। PMLN ने एक पॉलिसी डेवलप की जो कि इट वाज वेरी इफेक्टिव, और उसने यूथ के ऊपर कोई एक्टिविटी की पंजाब के अंदर बहुत बड़ी। बिल्कुल ऐसे। और उसने वो वोट सारा का सारा स्नैच किया। राइट। 2000 जिसे कहेंगे 2013 का इलेक्शन, अगर ये कहा जाए कि 2013 का इलेक्शन PMLN नहीं जीती थी, तो मैं खान साहब के उससे डिसएग्री करते हैं उसके अंदर कि ऐसा नहीं था। बिल्कुल ऐसे। फिर आप आ जाए बल्कि 2013 के इलेक्शन में, लेकिन एक वेव उनकी बन चुकी थी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि
2013 में अगर जमात इस्लामी कराची का बाइकआउट नहीं करती तो 5 सीटें पीटीआई की कंफर्म थी कराची से 2013 में, ओके, जो कि सिर्फ एक मिली। सही है उनको। अच्छा, वो तो जो भी था, लेकिन वो एक वेव मौजूद थी उसमें Right. ना। जब हम 2018 में आते हैं, 2018 के अंदर मतलब इवन कराची के अंदर भी जितनी सीटें इनके पास थी उतनी सीटें इनके पास नहीं थी, लेकिन बात है क्लोज मार्जिन थे बहुत जगह, जहाँ पे क्लोज मार्जिन से 2000-4000 का फर्क था तो वो पीटीआई के फेवर में चला गया या उनको दे दी गई। राइट, अच्छा, पंजाब के अंदर नेक टू नेक फाइट थी, वही रिजल्ट आया। सही। लेकिन बकौल हमारे काशिफ अब्बासी जो एयरवाई पे होते हैं, कहते हैं जीटी रोड सारी की सारी जो है वो पीएमएलएन को गई थी, इसलिए कि पंजाब वॉज एंटी मोहम्मद ज़राअत, एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनकी एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, तो वो एक चीज़ ऐसी थी जिसने उनको रिजल्ट दिया था। राइट, अब जब हम 2000 उसके बाद आते हैं तो डायनेमिक्स चेंज हो गई, बिल्कुल, लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, इस बात को समझे हैं। मेरा एक जहन है कि मैं जो हूँ ना किसी के खिलाफ हूँ, तो बिल्कुल, पहले आप खिलाफ थे तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ था, Right. अब कोई दूसरा खिलाफ है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, दैट इज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि फ़र्द से ज़्यादा, पार्टी से ज़्यादा किसी एक नुक्ते की या किसी पॉइंट की जो है ना वो अहमियत है। देखिए, तो इस बात की डिसकनेक्टिविटी ने जो है वो लोगों को डिसओरिएंटेड किया हुआ है। सो ट्रू। देखिए, द रीजन ऑफ आस्किंग दिस इज दैट इस वक्त जेन जी एक्चुअली रिप्रेजेंट 35% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं 1997 की पैदाइश, 2012-2013 तक की हम बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ वोट बैंक है, और ये वोट बैंक है जो कि अगले दहाई सबसे बड़ा पॉपुलेशन चंक आपका जो है वो बनने वाला है, जिसने इसको ग्रैब कर लिया इस वक्त। बल्कि इसी स्टूडियो में अब से कुछ महीने पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ आए थे, जो कि 2013 की आपने जो अप्रिशिएट किया कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी नौजवानों की तरफ, ही वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ दैट, और उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तानी वोटर इज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये उसके खिलाफ, जो उसके खिलाफ खड़ा होगा ये उसको वोट देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टियां ज़ाहिर है किस तरफ निकल गई, कुछ यहीं पर रह गई। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का। बहुत शुक्रिया आपका। आई होप आप लोगों ने भी इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। नेचुरली पल्स कंसल्टेंट ने जो ये रिसर्च की है, इट्स अ प्रोप्राइटरी रिसर्च विच इज़ अवेलेबल। वो तमाम कंपनियां, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या ब्रांड, जैसे कि काशिफ साहब ने खुद कहा कि जो कि उनकी डिटेल में स्टडी करना चाहती हैं, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीमली डिटेल्ड रिसर्च, ब्रांड नेम्स के साथ कौन सी कैटेगरी क्या, वो क्या स्टडी, लोग क्या प्रेफरेंस है उनकी, वो किस तरफ उनका रुझान है। सो मैं इसलिए जनरली किसी आपको वेबसाइट या कहीं यूट्यूब पे गाइड कर देता हूँ या राउट कर देता हूँ कि वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसकी तफसील आपके पास फ़िलहाल यही है। इसके अलावा एक दो और पॉडकास्ट में भी जो है वो काशिफ साहब अपीयर हुए हैं, सो आप उनको ढूंढ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।